का भी आप उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम की 18 जुलाई को दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में 5,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। करोड़ों रुपए की 18 जुलाई को ही 7,000 करोड़ की योजनाओं की मोतीहार बिहार में, और इस योजनाओं को आपने मैं समझता हूँ उद्घाटन आगे यदि हम बढ़ाए रखेंगे। 26 जुलाई निश्चित रूप से तमिलनाडु के देश तूथुकुंडी में 5,000 करोड़ के विकास कार्यों को आपने आगे बढ़ाया है। 2007 और आगे अगर बढ़ते हैं तो 2 अगस्त को बनारस उत्तर प्रदेश में, और यदि 2000 से ज्यादा परियोजनाएं और विकास कार्यों का शिलान्यास अपने किया है। दृश्य 6 अगस्त दिखने वाली दिल्ली में अदृश्य अभी कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, जो सब वाली बात है। आज हमारी हम जानते हैं कि भारत सरकार के सभी विभाग बहुत से ऐसे कार्यक्रम भवन बनने जा रहे हैं। उससे पहला भवन है कि किसी शहर में जाए, आप बेंगलुरु में जाए तो वहाँ के जो बड़े शहर हैं 23,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम ये आज के द्वारा हो रहे हैं। और न केवल यहां तक, कल प्रातःकाल 187 बहुत अच्छे फ्लैट्स, मेंबर पार्लियामेंट के नए भवन, उसका भी आप उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल के कार्यक्रम की भी, चूंकि वो मेरे विभाग में मुझे साथ जाना होगा, तो इस नाते से ये लगातार महीने में इतने करोड़ों रुपए के जो उद्घाटन शिलान्यास और कार्यक्रम हो रहे हैं, ये लगातार 11 साल से चल रहे हैं। और इस गति को मैं समझता हूं आगे यदि हम बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो अपने देश की एक योजना कल्पना प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखी है कि देश 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है। और यदि विकसित भारत की एक चीज होती है दृश्य दिखने वाली, कुछ होती है अदृश्य। हमारी आर्थिक स्थिति ये दिखने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली बात है। हमारी जीडीपी कैसे बढ़ती है, दिखने वाली चीज है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो दुनिया उसको एहसास करती है, लेकिन आप दुनिया के किसी शहर में जाए, किसी देश में जाए, तो वहां के जो बड़े शहर हैं उन शहरों को देखने से पता लगता है कि ये देश कैसा होगा। और उस प्रकार से वहां के, चाहे उसमें हम टोक्यो जाएं, बर्लिन जाएं, बीजिंग जाएं, हम वाशिंगटन जाएं, लंदन जाएं, ये कितने ही ऐसे देशों के शहर हैं जो विकसित हैं। उनके बराबर हम भी अपने यहाँ, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ये सब शहरों को हमको उनके मुकाबले पर लाना है। और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम इस टारगेट को पूरा करेंगे कि देश विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा कि उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव को आगे बढ़ते हुए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, development is a continuous process. Let's once again give a round of applause and thank the Honorable Shri Manohar Lal for a highly thought-provoking address. बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ಮಹನೀಯರೇ, ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸುಸಮಯವಿದು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ 3ನೇ ಹಂತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಎರಡನೇದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು 3ನೇ ಹಂತದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. 4ನೇದು ಒಂದೇ ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ 3 ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು 2005.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಡನೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 50%, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50%, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 96.10% ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 25,387 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,468.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3,987 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇದರ ಉದ್ದ 19.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 19.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು 7,160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 7,160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಲಕ್ಷ. ಈ ಹಳದಿ ಲೇನು ಇವತ್ತು ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. 2030ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಆದರೆ 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 1, 2, 2A, 2B ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿದೆ. A ಯೋಜನೆಗೆ ಕೂಡ DPR ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೋ 4ರಲ್ಲಿ 53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಆದರೆ 1, 2, 2A, 2B ಮತ್ತು 3 ಹಂತ 3ನೇ A ಆದರೆ 4ನೇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ 2030 ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಿ 2030 ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಪುಣೆವರೆಗೆ 3 ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
On behalf of the entire citizen fraternity of Karnataka, the Honorable CM has thanked the Prime Minister for his visit to Bengaluru and inauguration of the project. And at the same time, he has underlined the efforts and contributions of the government of Karnataka towards the success of the venture. So let's give a round of applause and thank the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah. Dhanyavadagalu, sir. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೀಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 3ರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಕೋರಿಕೆ. We now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly press the button and inaugurate of yellow metro line from RV Road metro station to Bommasandra and laying the foundation stone of Bengaluru Metro Phase 3. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. 19.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗ ಇದು. Thank you very much, Honorable Prime Minister. बहुत धन्यवाद, sir. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. We request all of you to kindly sit back for the next few minutes. Let's watch the video and the development work taking place. So all of you sit back for the next few minutes. Let's have the video, please. Over the past 11 years, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, India's rail network has emerged. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, India's rail network has emerged as the backbone of mobility. कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है. Extensive work has been done in boosting metro connectivity, thus strengthening urban transport and enhancing ease of living. Guided by the foresight of our Prime Minister, India's metro network has become the third largest in the world, surpassing Japan and other developed countries. Prior to 2014, metro lines in India covered just 248 kilometers across 5 cities. Between 2014 and 2025, the network witnessed rapid expansion, adding 807 kilometers across 24 cities. With over 1,055 kilometers of commissioned network and another 951 kilometers under construction, India's urban mobility has witnessed tremendous growth. At the forefront of this transformation is Bangalore's Namma Metro, a collaborative initiative by the Government of India and the Government of Karnataka, reshaping the way this vibrant city moves. Now, Namma Metro is ready to take its next giant leap with the launch of the Yellow Line. This 19.15 kilometer elevated corridor from RV Road to Bommasandra connects 16 key stations, transforming access across South Bengaluru. From residential pockets and IT corridors to the Bommasandra Industrial Hub, the Yellow Line is engineered to deliver speed, connectivity and convenience. This will enable faster travel, reduce traffic congestion on Hosur Road and Outer Ring Road and improve access to jobs, homes and businesses. It seamlessly integrates with the Green Line at RV Road, the Pink Line at Jayadeva Hospital and the Blue Line connecting to the airport at Silkpur. After the Yellow Line becomes operational, Namma Metro will have a daily ridership of 12.5 lakh commuters with an operational network of 96.10 kilometers, making it India's second largest single metro network. In continuation of Namma Metro's vision to bring every corner of Bengaluru under the metro network, BMRCL is all set to launch Phase 3, a 44.65 kilometer expansion with 31 new stations connecting the southern and western parts of the city. Corridor 1 will span 32.15 kilometer from JP Nagar 4th phase to Kempapura via Outer Ring Road, linking high-density residential and commercial zones.
Corridor 2 will span 12.50 km from Hosahalli to Kadavagere via Magadi Road, connecting key pockets in West Bengaluru. Phase 3 creates a complete metro ring, seamlessly tying into the upcoming ORR East Metro and enabling faster direct access to the airport and major transit corridors. By shifting thousands from private vehicles to mass transit, this transformative infrastructure project doesn't just reduce traffic, it reduces commuting time, cuts down emission, improves air quality, and propels Bengaluru toward a more sustainable future. It's a vital step in meeting the growing mobility demands of India's IT capital. Marking another leap in India's rail revolution, the Prime Minister has flagged off 3 Vande Bharat Express trains. KSR Bengaluru to Belagavi Vande Bharat Express, connecting Karnataka's knowledge, commerce and culture. Nagpur to Pune Vande Bharat Express, uniting Central India's talent and technology corridors. Shri Mata Vaishno Devi Katra to Amritsar Vande Bharat Express, connecting devotees to faith, heritage and spiritual solace. These advanced trains will enhance connectivity for students, professionals and tourists across Karnataka, Maharashtra, Punjab and Jammu and Kashmir, while also accelerating travel and fostering regional economic growth through increased tourism. Driven by the Honorable Prime Minister's dynamic leadership, India is witnessing rapid, future-ready development, from metro networks that transform city life to Vande Bharat trains that deliver speed, comfort and national pride. Indeed, safe, eco-friendly and of course the lifeline of millions of people of Namma Bengaluru. Let's once again, the sound of applause was not enough. Let's reach New Delhi. The huge round of applause. Thank you all. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸುಸಮಯ. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please put your hands together and welcome the visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. नमस्कार। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटक के गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी मनोहर लाल खट्टर जी, एचडी कुमारस्वामी जी, अश्विनी वैष्णव जी, वी सोमन्ना जी, सुश्री शोभा जी, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, कर्नाटका सरकार में मंत्री वी सुरेश जी, नेता विपक्ष आर अशोक जी, सांसद तेजस्वी सूर्या जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी, एमएलए विजयेंद्र येडियुरप्पा जी और कर्नाटका के मेरे भाई और बहनों, कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है। सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की
अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं। सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बंगलुरु शहर की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए। बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेंगलुरु जैसे शहरों को हमें भविष्य के लिए भी तैयार करना है। बीते समय में बेंगलुरु के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं। आज इस अभियान को नई गति मिल रही है। आज बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में
घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। साथियों, आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर। ये बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई ताकत देगी, एक नई ऊंचाई देगी। साथियों, बेंगलुरु मेट्रो ने देश को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल भी दिया है। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। सीएसआर के इस्तेमाल का ये मॉडल एक बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। साथियों, जल थल नभ कुछ भी अछूता नहीं रखा है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स और 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब 22 एम्स और 704 मेडिकल कॉलेज लोगों की सेवा में जुटे हैं। बीते 11 साल में देश में मेडिकल की 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को कितना फायदा है। इन 11 वर्षों में आईआईटीज की संख्या भी 16 से बढ़कर 23, ट्रिपल आईटीज की संख्या 9 से बढ़कर 25 और आईएम्स की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है। यानी आज स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मौके बन रहे हैं। साथियों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसी गति से गरीब और वंचित का जीवन भी बदल रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं। अब हमारी सरकार 3 करोड़ घर और बनने जा रही है। हमने सिर्फ 11 इयर्स में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए हैं। इससे देश की करोड़ों माता बहनों को गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। साथियों, देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया।
साथियों, 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया का 50%। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। आज देश में 2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और इस प्रयास में बेंगलुरु पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। साथियों, वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जो इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना है। और मेरा आग्रह है हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे
जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके। राज्य भी अपने अधिकारियों के लिए इस लर्निंग फ्रेमवर्क को अपना सकते हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया है। राज्य भी इसी तरह अपने यहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी नए रिफॉर्म्स को लगातार पुश करना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे ये साझे प्रयास कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Narendra Modi ji has called upon the entire citizens of Karnataka to be a part of India's growth story. Let's give a huge round of applause and thank the Honorable Prime Minister for his highly visionary address. बहुत धन्यवाद sir. Thank you very, very much. ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ.